जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि बोर्ड में देख पा रहे हैं जियोलॉजी है ना, यानी यदि आप झारखंड से हैं और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के विद्यार्थी हैं है ना, और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं यानी भूविज्ञान रखे हैं है ना, तो आपको जो है मेरा चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही मदद कर सकता है ना। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं जियोलॉजी, तो आज के सेशन में जो मैं चर्चा करूँगा वो जियोलॉजी के अंतर्गत 11th में यानी फर्स्ट ईयर में मैंने एक वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि फर्स्ट ईयर में आपका 3 ब्रांच पढ़ना पड़ता है ना। फर्स्ट ईयर में जो है 3 ब्रांच का अध्ययन होता है। एक होता है फिजिकल जियोलॉजी, दूसरा होता है मिनरलॉजी और तीसरा जो होता है वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है ना। तो आज के जो मैं सेशन होगा वो मेरा फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत जो है आता है ना। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना किस प्रकार होगा इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज है ना। क्योंकि मैं जो बताया हूं कि स्टडी ऑफ जियोलॉजी के अंतर्गत जो है पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को एवं एक्सटर्नल पार्ट का अध्ययन होता है, बायोस्फीयर का अध्ययन होता है, हाइड्रोस्फीयर का होता है एंड एरोस्फीयर का। तो आज के सेशन में मैं जो चर्चा करूंगा वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में है ना। तो जानेंगे कि आप यहाँ पर खड़े हैं या मौजूद है उनके नीचे किस प्रकार की संरचना है भूसतह के अंदर, इन चीजों के बारे में इस सेशन में जानेंगे है ना। तो कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जो है 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं है ना। 2 तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना एक हो गया है ना, दूसरा बोलते हैं पृथ्वी के आंतरिक है ना, पृथ्वी के आंतरिक रासायनिक संरचना है ना, रासायनिक संरचना यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना और एक पढ़ते हैं पृथ्वी के आंतरिक एवं रासायनिक संरचना है ना। तो सबसे पहले आज जो मैं चर्चा करूंगा वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि पृथ्वी के संरचना को रसायन आधार पर किस प्रकार अध्ययन करते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो मैं एक फिगर के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ शंकु जैसा है ना। तो देख पा रहे हैं कि ये वाले जो भाग है ये सबसे ऊपरी भाग है ना, यानी आप और हम जहाँ पर मौजूद है ना, यानी इसे आप क्रस्ट कह सकते हैं, इसे जो है भूसतह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसतह कहा जाता है। भूसतह अंग्रेजी में इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो है आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग के एक केंद्र बिंदु है ना। ये जो है आपका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु को जो है इसे सेंटर ऑफ अर्थ कहा जाता है। सेंटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्रस्ट हुआ, इसका सबसे नीचे जो है ये केंद्र बिंदु हुआ है ना। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है मुख्यतः 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है ना। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब कहा जाता है कि ये जो भाग है आपका कितना पार्ट हो गया है ना, यानी यहां से लेके यहां तक एक भाग हो गया, और यहाँ से जो है ना ये आपका फर्स्ट फेज से सेकंड फेज ये जो है दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से जो है आपका सेंटर तक जो है तीसरा भाग हो गया है ना। प्रत्येक का नाम जो है अलग अलग है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं ये क्रस्ट है, दूसरे वाले भाग का नाम मेंटल कहा जाता है। मेंटल यानी मेंटल का यहाँ से यहाँ तक एरिया मेंटल हो जाएगा, और यहाँ से जो सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट है ये वाले पार्ट्स को जो है इंटरनल पार्ट्स को कोर कहा जाता है ना। जैसे कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ऊपरी भाग जो ये आपका क्या है, ये सरफेस है।
ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है ना, क्रस्ट कहा जाता है। और दूसरे वाले जो भाग को है मेंटल, और इसे जो है सबसे लास्ट वाले को कोर कहा जाता है ना। इस क्रस्ट के नीचे है ना, इस क्रस्ट के नीचे एक लेयर होता है जिसे अस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, अस्थेनोस्फेयर है ना। इस अस्थेनोस्फेयर के ठीक नीचे एक और भाग होता है जिसे जो है आपका लिथोस्फेयर कहा जाता है ना, लिथोस्फेयर। इस अस्थेनोस्फेयर के पास ही एक लिथोस्फेयर लेयर है ना, लिथोस्फेयर है ना। हमें अस्थेनोस्फेयर या लिथोस्फेयर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हमें मेनली जानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर है ना, यानी भूसतह। और इसे जो है मेंटल को हिंदी में परवार कहा जाता है, और इसे कोर को कोर ही कहा जाता है, समझ लीजिए है ना। तो कहा जाता है कि ये जो क्रस्ट होता है ना, इनका जो विस्तार होता है वो 0 से 100 किलोमीटर तक, 0 से जो है 100 किलोमीटर तक इनका गहराई होता है, यानी क्रस्ट का। यानी आपका देखा जाए तो क्रस्ट का गहराई कितना हो जाएगा? 0 से 100 किलोमीटर तक। मेंटल का जो गहराई होता है आपका 2900 किलोमीटर तक होता है ना, 2900 किलोमीटर है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यानी यहाँ से इनके जो है गहराई, यानी आपका क्रस्ट से मेंटल की दूरी देखा जाए तो कितना है? 2900 किलोमीटर है ना। कोर बिंदु की बात करें, इस पॉइंट्स तक यानी क्रस्ट से लेके कोर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ अर्थ तक इनकी जो दूरी होता है वो 6370 किलोमीटर है ना। यानी 0 to 100 किलोमीटर क्रस्ट हो गया है ना, 0 to 2900 किलोमीटर मेंटल हो गया है ना। यानी क्रस्ट से फिर सेंटर तक जो है 6370 किलोमीटर इनकी गहराई हो गया है ना। यानी क्रस्ट से 2900 किलोमीटर रेंज तक आपका मेंटल हो गया, और मेंटल के ठीक नीचे जो कोर बिंदु होगा वो क्रस्ट से कितना हो जाएगा? 6370 किलोमीटर की दूरी होगा। समझ सकते हैं, जनरली लोग आप लोग घर में बोरिंग करते हैं तो 400 फीट 500 फीट तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भूसतह के आंतरिक भाग जो है ये 3 भागों में बांटा गया है, इनकी दूरी 6370 किलोमीटर है ना। एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आते हैं है ना कि भूसतह से केंद्र बिंदु तक कितनी दूरी है? 6370 किलोमीटर है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भूसतह के सबसे ऊपरी भाग जो है निम्न में से क्या कहा जाता है? तो भूसतह कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में है ना, मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य में कौन है? परवार है, यानी मेंटल है, तो मध्य भाग को जो है मेंटल कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक और निचले भाग को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। समझ रहे? अब जो है इस मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना। ये आपका जो है अपर, ये अपर पार्ट ऑफ मेंटल हो गया, और ये जो है आपका लोअर पार्ट ऑफ मेंटल हो गया, लोअर पार्ट है ना। ठीक उसी तरह कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और इसको जो है अपर पार्ट रखा नाम दिया है, और नीचे वाले को जो है ना लोअर यानी इनर पार्ट भी कह सकते हैं आप, लोअर या इनर है ना। यानी अपर पार्ट ऑफ मेंटल, और ये जो है लोअर या इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट ऑफ मेंटल। ये अपर पार्ट ऑफ कोर एंड लोअर पार्ट ऑफ कोर है ना। इसे लोअर कोर या आउटर कोर भी कहा जाता है ना, आउटर कोर या लोअर कोर है ना, इस तरह भी कहा जाता है। अपर को क्या कहा जाता है? आउटर कोर भी कहा जाता है, आउटर कोर है ना। या फिर ये आउटर मेंटल या अपर मेंटल, मेंटल को अपर से जानते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल है ना, आउटर कोर एंड इनर कोर है ना, ऐसे जानिए इनर कोर। यानी आपका मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटल लोअर मेंटल। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है ना, आउटर कोर एंड इनर कोर है ना, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाले मेंटल का भाग हो गया, ये मेंटल का जो है लोअर पार्ट। तो मेंटल के इस लोअर पार्ट से लेके आपका आउटर कोर तक जो है ये वाले जो भाग होता है ना, ये वाले जो पार्ट होता है, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट इसका मतलब ये ठोस अवस्था, सॉरी द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है ना।
और ठीक इसके नीचे ये सॉलिड स्टेट में होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। और ठीक इस मेंटल के अपर पार्ट से लेके ऊपर तक के भाग भी जो है ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में होता है ना। लेकिन अगर बात करूं लोअर मेंटल या फिर आउटर कोर की, तो ये जो है आपका लिक्विड जोन होता है, यानी लिक्विड स्टेट में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। और इसी एरिया में मैग्मा चेंबर प्रेजेंट होता है, मैग्मा चेंबर मौजूद होता है ना। तो समझ गए, ये वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। क्रस्ट का जो विस्तार होता है, गहराई, वो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। मेंटल जो होता है वो 29 किलोमीटर तक होता है उनका रेंज, है ना। और इनका जो सेंटर तक की जो दूरी होता है क्रस्ट से, वो 6370 किलोमीटर होता है ना। यानी मेंटल के निचली भाग और कोर के ऊपरी भाग, ये वाले जो भाग होगा ये आपका द्रव अवस्था में होगा, है ना, तरल अवस्था में। ठीक है, उनके नीचे ऊपर में जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, यानी ठोस अवस्था में होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है और इनकी दूरी क्या है ना, केंद्र बिंदु तक दूरी क्या है। तो ये जो है आपका, चाहे वो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के अंतर्गत 11th की बात हो या फिर एसएससी, जेएसएससी, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी जो है एमसीक्यू के रूप में इस तरह से जो है सवाल पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड, है ना। तो इसको जो है आप लोग बहुत ज्योग्राफी के अंतर्गत भी इसे पढ़ाया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों क्या है, सिमिलरली है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है रासायनिक आधार पर किस प्रकार डिवाइड किया गया है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप, है ना, अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, है ना, तो कहा जाता है कि जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे तो प्रत्येक जो है ना, तापमान की बात कर रहा है कि 32 मीटर की गहराई तक, है ना, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रत्येक 32 डिग्री यानी 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होता है ना। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होता है। मान लीजिए इस अपर लेयर में मान लीजिए कि 200 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मान लीजिए, तो इससे ठीक 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो 201 डिग्री सेल्सियस होगा, और 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 202 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। यानी प्रत्येक 32 डिग्री अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, है ना। फिर जानेंगे कि आखिर लोअर मेंटल एवं आउटर मेंटल में ठोस अवस्था होती है, फिर उन पर जो है आपका क्या होता है, मैग्मा चेंबर मौजूद होता है, तो उनमें तापमान कितनी होती है, मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, फिर वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना रासायनिक आधार पर किस प्रकार डिवाइड किया गया है, और उनको डिवाइड किया गया है तो किस लेयर में किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, किस प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उन चीजों के बारे में अध्ययन करूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।